नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक का अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, बृहत्तर सभ्यता कहा जाता है। मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व अधिकांश सिंधु नदी घाटी से प्राप्त हुए। मार्शल के अनुसार अगर सिंधु नदी के अलावा स्थल प्राप्त हो तो इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। पुरातत्व की परंपरा रही है कि जिस क्षेत्र से सभ्यता की खोज हुई हो उस सभ्यता का नामकरण उसी स्थल से होना चाहिए। इस कारण हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता नाम सर्वमान्य है क्योंकि इस सभ्यता का खोजा गया पहला हड़प्पा स्थल है। सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। सरस्वती नदी क्षेत्र सिंधु नदी व गंगा नदी के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। इस सभ्यता को बृहत्तर सभ्यता रफीक मुगल के द्वारा नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान था। मानव ने लिखा भी है मगर हम उस लिपि को पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। इस कारण ऐसे कालखंड की जानकारी हेतु हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह काल आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ है। कांस्य का निर्माण ताम्र व टिन से मिलकर होता है। हड़प्पा विश्व की तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता है। प्रथम मिस्र, 2 मेसोपोटामिया, 3 हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता को नदीय सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे अवस्थित होने के कारण इसे नदीय सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन निम्न नदीय सभ्यताएं थी। हवांग हो नदी के किनारे चीन सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता, दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में गांवों की अधिकता के बाद भी इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर तथा नियोजित तरीके से बसे नगर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता को गॉर्डन चाइल्ड ने भारत की पहली नगरीय क्रांति नाम दिया है। गॉर्डन चाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम प्राक हड़प्पा नवपाषाण काल के बाद तथा हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का काल प्राग हड़प्पा काल कहलाता है। प्राग हड़प्पा स्थलों से नवपाषाण काल व हड़प्पा सभ्यता दोनों के प्रमाण मिलते हैं। यह स्थल हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान में, भिराना भारत के हरियाणा राज्य में है। कालक्रम की बात करें, प्राग हड़प्पा का काल 3300 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व का काल प्रारंभिक हड़प्पा काल कहलाता है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का काल विकसित हड़प्पा काल कहलाता है। 1900 बीसी से 1300 बीसी का काल पत्नोमुखी हड़प्पा काल कहलाता है। कहने का मतलब ये है
कि 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य का काल हड़प्पा का काल कहलाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य का काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल। मार्शल महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य का काल था। पिगट व व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य का काल था। अकाद के शासक का सारगोन के अभिलेख के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2370 ईसा पूर्व से 2284 ईसा पूर्व के मध्य का काल था। मेके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की मध्य का काल था। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व का काल हड़प्पा का काल था। सी जे गेट के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का काल था। यह मत सर्वमान्य मत माना जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य का काल था। C14 कार्बन विधि की खोज शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डब्ल्यू लीवी ने इस पद्धति की खोज की थी। भारत में भंडारकर शोध संस्थान पुणे ने C14 कार्बन विधि का प्रयोग किया था। कार्बन डेटिंग पद्धति रेडियो कार्बन विधि या C14 विधि है। इसके अनुसार संपूर्ण सभ्यता का काल 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का काल कहलाता है और विकसित हड़प्पा का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का काल बताया है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव एक विदेशी उत्पत्ति का मत। इस मत के समर्थक मार्शल, मार्टिन व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, मेके, डी कोसाम्बी, डेल, एस.डी. सांकलिया हैं। विदेशी मत के अनुसार इस सभ्यता को सुमेरियन अथवा मेसोपोटामिया के लोगों ने बसाया था। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशियों के द्वारा किया गया था। इसके पक्ष में तर्क हैं, दोनों सभ्यताएं लोहे से अनभिज्ञ थी। लिपि का प्रयोग, ईंटों का उपयोग, जल निकासी, दोनों में एक दूसरे के व्यापार के प्रमाण मिले हैं। कांस्य का प्रयोग, बलूचिस्तान के चबूतरे व मेसोपोटामिया की जिगुरात में समानता है। मोहनजोदड़ो के अन्नागार की सामग्री तथा मेसोपोटामिया में प्रयुक्त सह तीर का प्रयोग में समानता है। इस आधार पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास विदेशियों के द्वारा किया गया था। विदेशी मत का खंडन निम्न तर्कों के आधार पर किया जाता है। एक, लिपि की भिन्नता, जहां हड़प्पा की भावचित्रात्मक लिपि है जबकि मेसोपोटामिया में कीला अक्षर लिपि का उपयोग होता था। मेसोपोटामिया से मंदिर जैसी संरचना मिली है जबकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व नगर नियोजन विश्व में सर्वश्रेष्ठ है जबकि मेसोपोटामिया में घटिया स्तर की जल निकासी व नगर नियोजन निम्न स्तर का था। इस आधार पर इस मत का खंडन किया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास विदेशियों के द्वारा किया गया था। हड़प्पा में कच्ची व पक्की ईंटों में समान पैमाने की थी जबकि मेसोपोटामिया में इनका अभाव पाया गया। मेसोपोटामिया से भव्य कब्रें मिली हैं जबकि वहीं हड़प्पा सभ्यता में कब्र का अभाव पाया गया है। 2. स्वदेशी मत का सिद्धांत। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्य थे। वैदिक आर्यों से उत्पत्ति अथवा वैदिक आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया था।
इसका समर्थन बीबी लाल, लक्ष्मण स्वरूप वत्स, एस.आर. राव, टी.एन. रामचंद्रन, पुसालकर, के.एन. शास्त्री के द्वारा किया गया है। समर्थन में तर्क आर.पी. चंद्रा व पुसालकर के अनुसार ऋग्वेद में उल्लेखित असुर ने इस सभ्यता को बसाया था। बीबी लाल ने हड़प्पा व वैदिक सभ्यताओं का भौगोलिक क्षेत्र या विस्तार क्षेत्र समान बताया है। बुद्धि प्रकाश के अनुसार दास दस्यु का उल्लेख मिलता है, यह लोग यज्ञ भी करते थे। विपक्ष में तर्क हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग होता था जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रयोग होता था। हड़प्पा व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी जबकि वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला है जबकि वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला है परंतु वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हड़प्पा में लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं जबकि वैदिक काल में लिंग पूजा निंदनीय मानी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे व गाय के साक्ष्य का अभाव पाया गया है जबकि वैदिक काल के लोगों का घोड़ा प्रिय पशु था जबकि गाय पवित्र थी। हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी जबकि वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिपि से परिचित थे जबकि वैदिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखना नहीं जानते थे। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि की जानकारी थी परंतु वैदिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था और वे लिखना भी नहीं जानते थे। तीसरा तर्क है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। इस बात का समर्थन आर.डी. बनर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा किया गया है। समर्थन में तर्क द्रविड़ लोगों की भाषा ब्राह्वी थी, इसी से हड़प्पा लिपि मेल खाती है। इस आधार पर द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को बसाया था। द्रविड़ मूल रूप से बलूचिस्तान के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता बलूची सभ्यता के लोग थे। इस बात का समर्थन फेयर सर्विस और रोमिला थापर के द्वारा किया गया है। पूर्व में संस्कृतियों का विकसित रूप थी हड़प्पा। इस बात का समर्थन अमलानंद घोष, आलचीन दंपति, फेयर सर्विस, रोमिला थापर, बीबी लाल, डी.पी. अग्रवाल के द्वारा किया गया है। समर्थन में तर्क दिया गया है कि राजस्थान की सोथी संस्कृति जिसे कालीबंगा सेकंड कहा जाता है, सोथी बीकानेर में स्थित है। कोट दीजी, आमरी और बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों से विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। फेयर सर्विस व रोमिला थापर ने बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृति का उदाहरण दिया है और यह मत सर्वमान्य मत है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास पूर्व की संस्कृतियों का विकसित रूप था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा स्थान से दक्षिण में देमाबाद स्थान तक है। मांडा और देमाबाद के मध्य की दूरी 1400 किलोमीटर है। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। देमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल
सूतकांगे डोर है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर और सूतकांगे डोर के मध्य का विस्तार 1600 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वीतम स्थल आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पूर्वीतम स्थल हुलास है जो उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरीतम स्थल मांडा। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा उत्तरीतम स्थल रहमान डेरी। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल देमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा दक्षिणतम स्थल भगतराव है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमतम स्थल सूतकांगे डोर है जो पाकिस्तान की बलूचिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पश्चिमतम स्थल सूतकाकोह स्थल है। हिसार की राखी गड्डी की नवीन खुदाई में 3 नई बस्तियां मिली हैं। इस आधार पर राखी गड्डी संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में 1 नंबर राखी गड्डी हरियाणा, 2 मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, 3 हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, 4 गेंद्रीवाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं। कहने का अर्थ यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो उत्तर है राखी गड्डी हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता की तुलना में 20 गुना बड़ी है, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया से 12 गुना बड़ी है। अफगानिस्तान में स्थित सोर्तगही व मुंडीगाक दोनों हड़प्पा सभ्यता के मुख्य भूमि क्षेत्र में स्थित नहीं हैं, बल्कि यह व्यापारिक उपनिवेश थे। हड़प्पा सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के स्थल हड़प्पा, सरायखोला, रहमान डेरी, गुमला, जलीलपुर, चकपुर, बानेसयाल, सरायखोला यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हैं। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के स्थल मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अलीमुराद, दमसादात यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के क्षेत्र हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थल 1 रानागुड्डई, 2 सूतकांगे डोर, 3 सूतकाकोह, 4 बालाकोट, 5 डाबरकोट, 6 दमसादात यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं 1 धोलावीरा, 2 देसलपुर, 3 सुरकोटड़ा, 4 जूनीकुरन। गुजरात के खंबात की खाड़ी क्षेत्र में स्थित स्थल 1 रंगपुर, 2 लोथल, 3 रोजदी, 4 कुतानसी, 5 नागेश्वर, 6 तेलोद, 7 नगवाड़ा, 8 शिकारपुर, 9 मेघम, 10 भगतराव, 11 प्रभासपट्टन। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित हैं 1 राखी गड्डी, 2 सीसवाल, 3 कुनाल, 4 बनावली, 5 मीताथल, 6 बालू, 7
भीराना। यह स्थल भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। भारत के पंजाब राज्य में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थल 1 रोपड़, 2 कोटड़ा निहंग खान, 3 चक 86, 4 बाड़ा, 5 संघोल, 6 ढेर, 7 माजरा, 8 चंडीगढ़। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थल 1 सनोली, 2 आलमगीरपुर, 3 बड़गांव, 4 हुलास, 5 मांडी। हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित हैं 1 कालीबंगा, 2 रंगपुर, 3 करणपुर, 4 बालाथल, 5 तरखानवाला डेरा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो महाराष्ट्र में है देमाबाद, जम्मू कश्मीर में है मांडा स्थल। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1 प्राग व आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, 2 विकसित हड़प्पा, 3 वर्ती हड़प्पा। स्थल हैं प्राग हड़प्पा आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल भारत में 179, पाकिस्तान में 21, कुल 200 स्थल हैं जो प्राग व आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के हैं। इनमें कालीबंगा, सौंथी, बनावली, धोलावीरा, राखी गड्डी, भीराना यह प्रमुख स्थल हैं। विकसित हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं 849, जिनमें से 570 स्थल भारत में, 289 स्थल पाकिस्तान में हैं। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के स्थल 1101 हैं, जिनमें से 980 स्थल भारत में, 121 स्थल पाकिस्तान में हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम उत्खनन रोपड़ पंजाब में तथा सबसे नवीनतम भारत में स्थल कोमनेर गुजरात में है जो 2000। आज़ादी के बाद भारत में सर्वप्रथम उत्खनन पंजाब राज्य के रोपड़ में किया गया था तथा भारत में सबसे नवीनतम स्थल है वह कोमनेर है। यह स्थल गुजरात राज्य में है, 2006 ईस्वी में खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन सभ्यता थी। नगरों को स्थापित करने व बसाने की रूपरेखा को नगर नियोजन कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगरों का नियोजन समान रूप से प्राप्त हुआ है, यद्यपि भिन्नता भी प्राप्त होती है। नगरों की विशेषताएं विभिन्न थी। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग तुलनात्मक रूप से बड़ा क्षेत्र था, इसे नगर क्षेत्र भी कहते थे। इसमें सामान्य जनता निवास करती थी। यह किलेबंद दुर्गीकृत नहीं होता था। नगर का पश्चिमी भाग ऊंचा क्षेत्र जो कि चबूतरे पर बसाया जाता था। पश्चिमी भाग छोटा क्षेत्र था जहां विशिष्ट वर्ग राजा निवास करता था। में पश्चिमी भाग को गड्ढी, दुर्ग, किला क्षेत्र भी कहा जाता था। सामान्यतः किलेबंद दुर्गीकृत भाग था। अपवाद धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था, उच्च क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, निम्न क्षेत्र। नवीन खोजों के अनुसार राखी गड्डी भी शहर भी 3 भागों में बटा हुआ था। कहने का अर्थ यह है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में थे, एक पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग, जबकि धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। और नवीन खोजों के अनुसार राखी गड्डी है, यह भी 3 भागों में बटा हुआ क्षेत्र है। नगरों का दुर्गीकरण। हड़प्पा कालीन नगर के दोनों भाग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। एक पश्चिमी भाग
दूसरा पूर्वी भाग। इसे दुर्गीकरण कहा जाता है। सुरक्षा प्राचीर के प्रवेश द्वार भी बनाया जाता था और सुरक्षा प्राचीर कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। विभिन्न नगरों का दुर्गीकरण किया गया। कालीबंगा के नगरों के दोनों भागों को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों को अलग अलग प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया है। नवीन उत्खनन से ऐसा दुर्गीकरण मोहनजोदड़ो व हड़प्पा स्थल से भी प्राप्त हुआ है। लोथल व सुरकोटड़ा के नगर के दोनों भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, एक पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग। सुरकोटड़ा की सुरक्षा प्राचीर पत्थर की बनी हुई है। लोथल का गड्डी क्षेत्र पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। बनावली का गड्डी क्षेत्र अलग सुरक्षा प्राचीर व गड्डी व दुर्गीकृत क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। कहने का अर्थ है दोहरा दुर्गीकरण प्राप्त हुआ है। सनोदड़ो स्थल से दुर्गीकरण के अवशेष नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें जाली प्रणाली के रूप में बनाई जाती थी जो कि 90 डिग्री पर काटती थी। इस कारण इसे शतरंज की आकृति के रूप में भी देखा जाता है। सड़कों की ऐसी बनावट के कारण बड़े चौराहों का निर्माण हुआ जिसकी तुलना मार्शल ने ऑक्सफोर्ड सर्किल से की है। सड़कें कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। नगरों के भीतर छोटी सड़कें थीं जो मुख्य सड़क से टच करती थी। नगरों की सड़क की चौड़ाई सामान्यतः 10 मीटर होती थी। घरों के दरवाजे सड़कों की तरफ नहीं खुलकर विपरीत दिशा में खुलते थे। इसका अपवाद है लोथल। सड़कें कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी, परंतु कालीबंगा एकमात्र स्थल है जहां पक्की ईंटों की सड़कें बनाने का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों में समानता थी। ईंट 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अनुपात में थी। ईंटों को जमाने हेतु गारे का प्रयोग करते थे। नाली निर्माण के लिए जिप्सम के घोल का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से बिटुमिन के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा, रंगपुर, लोथल से कच्ची ईंटों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नाली प्रबंध, जल निकास प्रणाली हड़प्पा की उत्कृष्ट विशेषता थी। अधिकांश स्थलों से पक्की ईंटों की नालियां मिली हैं। लोथल में घर कच्ची ईंटों के मगर नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी। कालीबंगा से लकड़ी की बनी हुई नालियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा की जल निकास प्रणाली कम विकसित थी जबकि बनावली में नाली प्रबंध का अभाव पाया गया है। ईंटों के प्रकार और उनका उपयोग। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटें रक्षा प्राचीर, चबूतरा, सड़क बनाने में प्रयोग ली जाती थी। पक्की ईंटें विशाल भवन निर्माण हेतु। फन्नीदार ईंटें कुओं की दीवार, मेहराब बनाने में। ईंटें एकमात्र कालीबंगा के फर्श से प्राप्त हुई हैं। एल आकार की ईंटें इमारतों के कोणों की चिनाई में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। स्टुअर्ट पीगट के अनुसार हड़प्पा सभ्यता अत्यंत केंद्रीकृत रही होगी जिसमें शासन की शक्तियां पुरोहित वर्ग के पास थी। स्टुअर्ट पीगट के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रही होगी। इस मत का खंडन आलचीन दंपति ने किया है। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया है। स्टुअर्ट पीगट प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने राज व्यवस्था का अध्ययन किया था। स्टुअर्ट पीगट के कथन का समर्थन रंगनाथ राव के द्वारा किया गया है।
राम शरण शर्मा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता व्यापारिक सभ्यता थी, अतः यहाँ वणिक वर्ग का शासन रहा होगा। A.L. वासम ने हड़प्पा सभ्यता को धर्म आधारित शासन प्रणाली की सभ्यता बताया है, जिसमें शासन व्यवस्था पुरोहित वर्ग के नियंत्रण में थी। A.L. वासव ने अद्भुत भारत नामक पुस्तक की रचना की थी। व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख किया है। ए फेयर सर्विस के अनुसार हड़प्पा सभ्यता न तो साम्राज्य था और न ही एक राज्य था, तथा मोहनजोदड़ो एक धार्मिक केंद्र था, न कि प्रशासनिक केंद्र था। हड़प्पा की शासन व्यवस्था ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित होती थी, ऐसा माना जाता है। बीबी लाल के अनुसार महाजनपदों की व्यवस्था की तरह हड़प्पा सभ्यता में भी कई राज्य थे जिनकी अपनी राजधानियां थी, जो कि स्वतंत्र रूप से शासन करती थी। मेके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि सरकार थी, जिसमें जनता द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता था। हंटर ने इसे जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहा है। केन्योर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित, कुलीन, व्यापारिक, सामान्य जन मिलकर सामुदायिक सरकार के रूप में कार्य करती होगी। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था नगर नियोजन व भवनों की संरचना के आधार पर कहा जाता है कि समाज में बौद्धिक वर्ग, योद्धा, व्यापारी और मजदूर वर्ग थे। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में परिवार व्यवस्था थी मातृसत्तात्मक। आभूषण व श्रृंगार सामग्री के आधार पर माना जाता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। श्रृंगार बॉक्स हड़प्पा से, शॉपिंग मॉल सुरकोटड़ा से, लिपस्टिक चनहुदड़ो से, सिंदूर मेहरानगढ़ से, अंडाकार चूड़ियाँ हड़प्पा, सोने का हार हड़प्पा, कार्नेलियन गोमेद का हार मोहनजोदड़ो, ताम्रपिन मोहनजोदड़ो, कर्णफूल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। बड़े घरों के पास छोटे घर मिलने के कारण गार्डन चाइल्ड ने व्हीलर ने दास प्रथा होने की व्यवस्था बताया है, मगर S.R. राव व R.S. शर्मा ने इस बात का खंडन किया है। कालीबंगा व लोथल से युगम समाधान मिलने के कारण सती प्रथा होने का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन हेतु आखेट व खेल में भाग लेते थे। लोथल से पासे का बोर्ड, मोहनजोदड़ो से पासे के फलक प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार करते थे। यहाँ से तीर भाला प्राप्त हुआ है। जूनीकरण व धोलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। हड़प्पा सभ्यता में नगर व ग्राम दोनों थे। हड़प्पा से हमें 4 नर जातीय समूह के प्रमाण मिले हैं। एक आधे ऑस्ट्रेलाइड, यह प्रमाण काकेशस यूरोप से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला समूह है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति तथा हड़प्पा की एक कब्र से प्राप्त 3 विदेशी के सिर इसी प्रजाति के हैं। 2 भूमध्य सागरीय इन्हें सिंधु सभ्यता के निर्माता माना जाता है और यह द्रविड़ थे। 3 अल्पाइन,
यह भारत के हिमालय क्षेत्र में निवास करते थे। 4 मंगोलाइट। निग्रोटो के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में समाधान प्रणाली सामान्यतः 3 प्रकार की थी। 1 पूर्ण समाधान, 2 आंशिक समाधान, 3 कलश समाधान। पूर्ण समाधान सर्वाधिक प्रचलन था। सामान्यतः हड़प्पा के लोग सिर उत्तर में रखते थे, परंतु अपवाद स्वरूप कालीबंगा में सिर दक्षिण में, लोथल में सिर पूर्व में और रोपड़ में सिर पश्चिम में रखा जाता था। आंशिक समाधान बहावलपुर, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कलश समाधान के अवशेष सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से अंडाकार कब्र मिली है, जिसमें एक खोपड़ी में 6 छेद किए हुए हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि उन्हें शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। रोपड़ से एक कब्र मिली है, जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। लोथल से एक कब्र मिली है, जिसमें मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। मोहनजोदड़ो से कब्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। हड़प्पा में R37 व S जैसी कब्रें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता के व्यक्तियों का जीवन निर्वाह का मुख्य आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था में सर्वाधिक योगदान व्यापार वाणिज्य का था। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका व रोजगार का प्रमुख क्षेत्र कृषि था। जुताई के लिए लकड़ी के हलों का उपयोग किया जाता था। हमें कोई भी धातु का हल या फावड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। लकड़ी के हल भी मिट्टी के रूप में मिले हैं। कालीबंगा से लकड़ी अथवा मिट्टी का हल मिला है। कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला है, जिसमें एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। इन 2 फसलों में सरसों व चना प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा से लकड़ी के हल का प्रारूप या खिलौना मिला है। मोहनजोदड़ो से लकड़ी मिट्टी के हल का खंडित खिलौना प्राप्त हुआ है। गनेरीवाल से लकड़ी का खिलौना मिला है। हल चलाने हेतु कुबड़ वाले बैल का उपयोग किया जाता था। इस कारण मोहरों पर इसका अंकन बहुतायत में किया जाता था। बुआई हड़प्पा सभ्यता में खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें मुख्य गेहूं और जौ थी। गेहूं हड़प्पा की मुख्य फसल गेहूं थी। इसका कारण यह है कि गेहूं अधिकांश जगह से प्राप्त हुई है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जौ हड़प्पा की दूसरी मुख्य फसल थी। जौ का सर्वाधिक प्रमाण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जौ की 2 किस्मों से परिचित थे। चावल लोथल से धान पीसने की चक्की मिली है। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। हुलास से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। हुलास भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में। लोथल भारत के गुजरात राज्य में है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बाजरा हड़प्पा सभ्यता में बाजरा हड़प्पा स्थल लोथल, सुरकोटड़ा, सोरतुगही व रोजदी से प्राप्त हुआ है। कपास विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनानियों ने
कपास को सिंडन नाम दिया है। हड़प्पा सभ्यता की अन्य फसलें तिल हड़प्पा से मिला है, मटर खजूर हड़प्पा से, ब्रोसिका जूसी फसल मिली है। सामान्यतः हड़प्पा वासियों को रागी व ईख का ज्ञान नहीं था। सिंचाई हड़प्पा वासी वर्षा पर निर्भर थे। हड़प्पा काल में कृत्रिम सिंचाई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बांध बलूचिस्तान के गौरबंदों से प्राप्त हुआ है। नहरें सोरतुगही से, जल कुंड व तालाब के अवशेष धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। कुओं के अवशेष अलाहदीनों से प्राप्त हुए हैं। संग्रहण हड़प्पा सभ्यता में संग्रहण हेतु अन्नागार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो स्थल लोथल से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हड़प्पा का अन्नागार है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य कला स्थल लोथल का गोदीवाड़ा है। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन कृषि के साथ साथ हड़प्पा काल के लोग जीविका निर्वहन हेतु पशुपालन भी करते थे। शिकारपुरा गुजरात और नेस्द्वीप पाकिस्तान से पशुपालन के प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा काल में विभिन्न पशुओं के प्रमाण मिले हैं, जिनमें प्रमुख प्रकार के पशु हैं। एक गाय हड़प्पा सभ्यता के कुछ मृत भांडों पर चित्रांकन किया गया है। बैल की मौजूदगी के आधार पर यह माना जाता है कि हड़प्पा के लोग गाय से परिचित थे, मगर हमें गाय का साक्ष्य कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। घोड़ा हड़प्पा सभ्यता के मृत भांड, मूर्तियाँ, मुहूर, मणके, चित्रांकन नहीं मिलने के कारण ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, मगर इसके साक्ष्य अनेक स्थानों से मिले हैं। घोड़े के प्रमुख साक्ष्य लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो से घोड़े की मरण मूर्तियाँ, राना गुड्डई से घोड़े के दांत, सुरकोटड़ा से घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है। लोथल से 3 मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, परंतु अभी तक ये प्रमाणित नहीं हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, परंतु इसके अनेक स्थानों से साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, परंतु गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ध्यान रखना, यहाँ बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, परंतु घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, परंतु गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। ऊंट हड़प्पा सभ्यता में ऊंट के साक्ष्य कालीबंगा, सुरकोटड़ा, हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। हाथी के प्रमाण हड़प्पा व गुजरात के विभिन्न स्थानों से मिले हैं। राइनो एक सींग वाला गेंडा था, जो केवल इसके प्रमाण आमरी से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य हड़प्पा काल में व्यापार आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार से होता था। हड़प्पा में व्यापार स्थल मार्ग व जल मार्ग दोनों मार्गों से होता था, परंतु जल मार्ग से व्यापार अधिक होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। इसके अलावा मध्य एशिया, मिस्र तथा यूनान सभ्यता तक व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार संतुलन अनुकूल था। व्यापार संतुलन अनुकूल था, इसका अर्थ है विदेशों से विक्रय व्यापार अधिक होता था, क्रय व्यापार कम होता था। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार वाणिज्य था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार चीन की सभ्यता के साथ होने के प्रमाण नहीं मिले हैं।
हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया, दजला फरात की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, अक्कड़ सभ्यता, इराक ईरान की सभ्यता के साथ होता था। इसके प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया से प्रमाण मिले हैं। एक सारगोन के लेख में मेलुहा हड़प्पा स्थल को, मगान मकरान व ओमान को तथा दिलमुन हाथियों का देश, सूर्योदय का देश, स्वच्छ देश से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। दो मेसोपोटामिया से विभिन्न शहरों ऊर, कीस, लक्स, सुमेर, नूपुर, उमा इत्यादि शहरों से हड़प्पाई मोहरें प्राप्त हुई हैं। उर से हड़प्पा के समान कार्नेलियन हार, ताम्र श्रृंगारदान प्राप्त हुआ है। ईरान के क्षेत्र हिसार, शाही द्वीप, सुदूर पूर्वी चौकी, जलालाबाद, मारलिक स्थानों से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। भारत से बाहरी व्यापार के साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं। एक लोथल बंदरगाह है। लोथल बंदरगाह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल से मेसोपोटामिया प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। फारस की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल से नाव के चित्र की मोहरें और नाव के मॉडल प्राप्त हुए हैं। भगतराव बंदरगाह है किम सागर गुजरात में, प्रभासपट्टनम गुजरात के हिरण्य नदी के किनारे, मेघम बंदरगाह है गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे, अल्लाहदीनो सिंध नदी, बालाकोट बिंदार नदी, सुतकांगे डोर दास्क नदी, सुतकाको है सादीकोर नदी के किनारे स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता से कोई मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त नहीं हुई है, मगर मेसोपोटामिया की मोहरों के चिन्ह हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त हुए हैं। जैसे प्रवेश द्वार, पशुओं से लड़ता हुआ व्यक्ति, सूत काटने का यंत्र के चिन्ह प्राप्त होते हैं। व्यापार वाणिज्य, आयात, मछली, अनाज, कच्चा ऊन, चांदी। हड़प्पा सभ्यता में निर्यात होता था सोना, तांबा, कार्नेलियन यानी लाल पत्थर, लार्ज वर्धमणि, खजूर, कपास, हाथी दांत की सामग्रियां, शंख, हाजा पक्षी। हाजा पक्षी की तुलना मोर से की गई है। हड़प्पा काल में शिल्प उद्योग। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग हड़प्पाकालीन सर्वप्रमुख उद्योग था। इसके प्रमाण एक मोहनजोदड़ो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिस पर सूती वस्त्र के धागे मिले हैं। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा बर्तनों पर सूती वस्त्र और उद्योग की छाप के उल्लेख मिला है। मनका बनाने का उद्योग के प्रमाण चनूदड़ो, लोथल से मिले हैं। शंख उद्योग के प्रमाण नागेश्वर गुजरात, बालाकोट बलूचिस्तान से मिले हैं। सीप उद्योग के प्रमाण बालाकोट व लोथल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से सीप यंत्र मिला है। मृतभांड उद्योग संपूर्ण हड़प्पा के क्षेत्रों में मिले हैं। हड़प्पावासी ताम्र, कांसे, चांदी, सोने से परिचित थे, मगर सोने के बर्तन नहीं मिले हैं बल्कि सोने के आभूषण मिले हैं। पत्थर उद्योग तरकाई कला से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। मातृ देवी को पृथ्वी देवी, उर्वरा देवी, आइसिस देवी, दीप लक्ष्मी भी कहा जाता था। पृथ्वी देवी की मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मोहर के
एक तरफ स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का चित्र है। मोहर के दूसरी तरफ एक पुरुष हंसिया लिए हुए खड़ा है। निष्कर्ष निकलता है कि इस मोहर में उपजाऊपन यानी कृषि की ओर संकेत किया गया है और नर बलि की ओर संकेत मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा पर पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच एक स्त्री का चित्र है। पेड़ के नीचे एक पुरुष बकरा लिए हुए खड़ा है। इससे संकेत मिलता है कि पीपल की उपासना की जाती थी और पशु बलि के संकेत मिलते हैं। बलूचिस्तान की झोब संस्कृति से रौद्र नारी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में नारी की पूजा रौद्र व सौम्य रूप में होती थी। सर्वाधिक मरण मूर्तियां मातृ देवी की प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, बनवाली से मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली हैं, परंतु कालीबंगा, मीताथल, सुरकोटड़ा, लोथल से मातृ देवी की मरण मूर्तियों का अभाव पाया जाता है। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि हड़प्पा के संपूर्ण भाग में मातृ देवी की पूजा का प्रचलन नहीं था। पुरुष देवता मोहनजोदड़ो से मेके को सेल खड़ी की मोहर पशुपति मोहर प्राप्त हुई है। इस मोहर पर एक त्रिमुखी उन्नत शीशन वाले पुरुष आकृति का अंकन है। इसे मार्शल महोदय ने आदि शिव, महायोगी, पशुपति शिव मोहर कहा है। यह सेल खड़ी यानी टेराकोटा पक्की ईंट से निर्मित है। पशुपति मोहर की विशेषताएं: पद्मासन योग में त्रिमुखी उन्नत शीशन की अवस्था, भैंस के सींग के आकार में त्रिशूल मुकुट पर रखा हुआ है, खुली बाहें जिनमें चूड़ियां पहनी हुई हैं, आकृति के दाएं हाथी और बाघ, आकृति के बाएं भैंसा, गेंडा, आकृति के नीचे दो हिरण। कहने का अर्थ है 5 पशु हैं और 6 आकृतियां हैं। आकृति के ऊपर की ओर 7 अक्षरों पर हड़प्पा लेख लिखा हुआ है। आदि शिव चौकी पर विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से अन्य ताम्रफल प्राप्त हुआ है। इस पर धनुष लिए हुए एक व्यक्ति का अंकन है, जिसे बाद में इतिहासकारों ने किरात शिव की संज्ञा दी है। कालीबंगा, कोटदीजी, पादरी से प्राप्त मृत भांडों पर सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। लिंग व योनि पूजा: कालीबंगा से टेराकोटा पक्की मिट्टी के लिंग व योनि प्राप्त हुई है। बलूचिस्तान के मोगल गुंडई से लिंग यथार्थ रूपांकन मिलता है। स्वास्तिक सूर्य पूजा का प्रतीक: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिले हैं। पशु पक्षी वृक्ष पूजा: मोहरों पर सर्वाधिक चित्रांकन पीपल देवता का हुआ है तथा इसकी सवारी यूनिकॉर्न एक श्रृंग बैल थी। मोहनजोदड़ो से सप्तमात्र का मोहर मिली है, जिसमें पीपल के वृक्ष के नीचे 7 लोग खड़े हैं। नाग पूजा के प्रमाण लोथल से 3 मृत भांड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से पुरुष की आकृति के पीछे सर्पफण प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में फाख्ता, बतख, हाजा, मोर सबसे पवित्र पक्षी माना गया है। अग्नि वेदिका: कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिका बनावली से भी प्राप्त हुई हैं। बनावली, कालीबंगा में बड़ी बड़ी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। हड़प्पा कालीन कला: हड़प्पा काल में मूर्तिकला, मोहरें, मृदभांड, मनके, बाट मापन,
आभूषण, लिपि प्राप्त हुई हैं। मूर्तियाँ पाषाण, धातु मूर्तियाँ, मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मूर्तिकला। हड़प्पा में मूर्तियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पाषाण मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ, मरण मूर्तियाँ। हड़प्पा काल की पाषाणकालीन मूर्तियाँ। हड़प्पा काल में पाषाण मूर्तियाँ कम संख्या में मिली हैं। मोहनजोदड़ो से 12 मूर्तियाँ, हड़प्पा से 2 व कुछ अन्य स्थानों से मिली हैं। पाषाण मूर्तियाँ कलात्मक रूप से उत्कृष्ट हैं। पाषाण मूर्तियाँ खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं। पाषाण मूर्तियों में मानव की मूर्तियाँ अधिक हैं, जबकि पशुओं की नगण्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। योगी या पुरोहित की मूर्ति। यह मूर्ति पाषाण द्वारा निर्मित है। योगी या पुरोहित की मूर्ति की विशेषताएं: नेत्र अध खुले व नासाग्र केंद्रित हैं। मूछ रहित संवारी गई दाढ़ी है। केश फीते से बंधे हुए हैं। माथे पर गोल अलंकरण है। माथे पर गोल अलंकरण है तथा बाएं कंधे को ढकते हुए तीप या छाप वाली सोल ओढ़े हुए हैं। आंखें सीप की बनाकर अलग से जड़ी गई हैं। योगी की मूर्ति को इतिहासकारों ने अलग अलग उपनाम दिया है। मेके ने योगी की मूर्ति को पुजारी की मूर्ति कहा है। आर.पी. चंद्रा ने योगी की मूर्ति, ए.एल. वासव ने इसे मंगोल मूर्ति कहा है। मोहनजोदड़ो से पशुपति मोहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से मेके को प्राप्त एक सेल खड़ी की मोहर पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है, जिसे महायोगी तथा पशुपति के नाम से जाना जाता है। इसे आदि शिव भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुरोहित की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है। यह योगी की मूर्ति कहलाती है। मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से श्वेत पत्थर का पुरुष का सिर मिला है। मोहनजोदड़ो से पुरुष की मूर्ति मिली है जो अकड़ के साथ बैठा है। हड़प्पा से 2 सिर रहित धड़ प्राप्त मूर्तियां मिली हैं। एक लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति जिसमें व्यक्ति योग की मुद्रा में है। 2 काले स्लेटी रंग की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें व्यक्ति नृत्य मुद्रा में है। मार्शल ने इस मूर्ति को आद्य नटराजन कहा है तथा V.S. अग्रवाल ने इस मूर्ति को नव यौवन नृत्य की मूर्ति कहा है। धोलावीरा से उकड़ू बैठी नगन मूर्ति प्राप्त हुई है। बनावली से गहरे हरे रंग की नटकला प्रदर्शन की पुरुष मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक आइबेक्स बड़े सींगों वाली भेड़ या बकरी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। धातु की मूर्तियां। हड़प्पा काल में सर्वाधिक मूर्तियां ताम्र की मूर्तियां, इसके पश्चात कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। धातु मूर्तियों का निर्माण मधुच्छिष्ट विधि लुप्त मोम पद्धति से हुआ है। धातु की मूर्तियां जानवरों व मनुष्य की बनाई जाती थी। कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से अर्नेस्ट मेके द्वारा 1926 ईस्वी में खोजी गई है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। कमर से घुटने तक कपड़े पहने हुए हैं। आकृति नग्न है, टखनों से नीचे खंडित है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति के गले में हार पहना हुआ है। मूर्ति का दायां हाथ कमर पर, जिसमें 4 चूड़ियां पहनी हुई हैं, जबकि बाएं हाथ पैर के घुटने पर रखा हुआ है, जिसमें 24 या 25 चूड़ियां पहनी हुई हैं। बालों में जूड़ा पहना हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति की उपमाएं। मार्शल
आदिवासी स्त्री, पिगट महोदय, बलूची नारी, ठाकुर प्रसाद वर्मा, पार्वती की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित भैंसे व मेढे की आकृति प्राप्त हुई है। लोथल से ताम्र निर्मित पक्षी, बैल, खरगोश, कुत्ते की आकृति प्राप्त हुई है। चनहुदड़ो से पीतल का बतख मिला है। कालीबंगा से ताम्र वर्षभ, चनहुदड़ो से भाला फेंकती हुई नर्तक रथ प्रतिमा, हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी यानी बैलगाड़ी मिली है। चनहुदड़ो से तांबे की बनी गाड़ियों के 2 मॉडल प्राप्त हुए हैं। मरण मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई जाती थी। मरण मूर्तियाँ चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। शिल्पकला में सर्वाधिक मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मरण मूर्तियाँ सर्वाधिक पशुओं की तथा न्यूनतम मानव की हैं। स्त्रियों व पुरुषों की मरण मूर्तियाँ, नारी की मरण मूर्तियाँ नग्न हैं, कमर से घुटने तक कपड़ा पहने हुए हैं। नारी की मरण मूर्तियों के सिर पर पंखाकार आभूषण। 9 शेरों से प्राप्त मरण मूर्ति जिस पर सिंदूर लगा हुआ है। बलूचिस्तान से रुद्र नारी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से 2 सींग वाली मरण मूर्ति। मेहरगढ़ से हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति मिली है। पशु पक्षियों की मरण मूर्तियाँ, सर्वाधिक मरण मूर्तियाँ कुबड़दार बैल पशुओं में और पक्षियों में सर्वाधिक गोरैया पक्षी की मरण मूर्तियाँ मिली हैं। पशु पक्षियों की मरण मूर्तियाँ अंदर से खोखली हैं, परंतु मानव की मरण मूर्तियाँ अंदर से ठोस हैं। मोहनजोदड़ो से छोटे सींग बिना कुबड़ वाले बैल की मूर्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा से घड़ियाल, कछुआ व मछली की मूर्तियाँ मिली हैं। लोथल से गोरिल्ला, कालीबंगा से आक्रामक मुद्रा में वर्षभ मरण मूर्ति, लोथल से गेंडा, सुरकोटड़ा से पहिएदार वर्षभ की मूर्तियाँ मिली हैं। मोहरों की विशेषताएं। मोहरों का प्रयोग मुख्यतः व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता था। ठप्पा के समान मोहरों पर लेख लिखे हुए हैं। हड़प्पा लिपि की सर्वाधिक जानकारी मोहरों से मिलती है। मोहरों पर राजमुद्रांक से हड़प्पा के चिन्ह बनाए जाते थे। मोहरों पर पशु पक्षी वनस्पति का चित्रण भी किया गया है। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र पीपल वृक्ष के बने हुए हैं, जबकि दूसरे सर्वाधिक चित्र यूनिकॉर्न के बने हुए हैं। मोहरों का निर्माण सेल खड़ी, सर्वाधिक मोहरें, पत्थर, चर्ट, गोमेद, कॉर्लेनियन, फाइंस, क्वार्ट्जाइट का गारा और कांच का चूरा, धातुओं में चांदी, ताम्र आदि से किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि मोहरों का निर्माण सर्वाधिक होता है सेल खड़ी से, उसके बाद पत्थर और पत्थर में चर्ट, गोमेद, कार्नेलियन से, फाइंस में क्वार्ट्जाइट का गारा, कांच का चूरा मिलाकर, और धातुओं में चांदी, ताम्र आदि से किया जाता था। अधिकांश मोहरें चौकोर प्रकार की बनाई जाती थी, जिनमें वर्गाकार सर्वाधिक थी। कुछ मोहरें गोलाकार व बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर पॉलिश की जाती थी। यूनिकॉर्न यह एक श्रृंगी वर्षभ था जिसका जिक्र रोमन यूनानी साहित्य में हुआ है। यह काल्पनिक पशु था। इसे पीपल देवता की सवारी माना जाता है। मोहरों पर पीपल वृक्ष के बाद सर्वाधिक अंकन यूनिकॉर्न का माना जाता है। यूनिकॉर्न पर 8 चिन्ह हड़प्पा लिपि के हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मुख्य मोहरें। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो से 68%, 2 हड़प्पा, 3 अन्य स्थानों से मिली हैं।
बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो कालीबंगा से, पशुपति शिव की मोहरें मोहनजोदड़ो से, 3 घड़ियाल व 2 मछली की मोहरें सनहुदड़ो से, गरुड़ व 2 सांप की मोहरें हड़प्पा से, नाव की आकृति की मोहरें लोथल व मोहनजोदड़ो से, बीज बोने के यंत्र की मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर चित्रांकन नहीं है। सिंह, ऊंट, गाय, घोड़ा। मृदभांड, मिट्टी के बने पात्र मृदभांड कहलाते हैं। मृदभांड हाथ निर्मित व चाक निर्मित थे। सर्वाधिक मृदभांड चाक से बनाए जाते थे। काले व लाल रंग के मृदभांड सर्वाधिक मिले हैं। मृदभांड पर ज्यामितीय चिन्ह त्रिभुज, वर्ग, घन, आयत, वर्त तथा प्राकृतिक चिन्ह पशु, पक्षी, वनस्पति, मानव का चित्रांकन नगण्य है तथा लिपि का चित्रांकन किया गया है। मृदभांडों में बहुरंगी अलंकरण का अभाव पाया जाता है। अपवाद है बलूचिस्तान। प्रमुख मृदभांड एक दूध पिलाती हिरनी हड़प्पा से मिली है। प्यासा कोवा व चालाक लोमड़ी का चित्रांकन मृदभांड लोथल से मिला है। प्यासा कोवा और चालाक लोमड़ी की कहानी पंचतंत्र की कहानी है। मछली मुंह में वृक्ष को दबाए हुए लोथल से। कन खजुरा का मृदभांड मोहनजोदड़ो से। एक चमकीला मृदभांड जिस पर कांच का लेप किया गया है मोहनजोदड़ो से मिला है। मृदभांड बनाने के भट्टे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सनहुदड़ो, नौशेरा से प्राप्त हुए हैं। मनका का उपयोग आभूषण, बाट, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता था। सर्वाधिक मनके सेल खड़ी से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में सेल खड़ी, अगेट, कार्नेलियन, लाजवर्त, शंख, टेराकोटा, स्वर्ण, रजत, ताम्र से मनके बनाए जाते थे। मनकों का आकार बेलनाकार सर्वाधिक था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सनहुदड़ो, धोलावीरा से एक मनका निर्माण की ड्रिल प्राप्त हुई है। बगसरा जो गुजरात में है, पत्थर के सर्वाधिक मनके प्राप्त हुए हैं। बाट, हड़प्पा सभ्यता के बाट मानकीकृत पैमाने के होते थे। बाट का उपयोग माप तोल के लिए होता था। बाट का निर्माण सफ़ेद चर्ट पत्थर से किया जाता था। बाट का आकार घनाकार होता था सर्वाधिक, और सेल खड़ी, चेल्सीड, चूना पत्थर आदि का प्रयोग होता था। कम भार के बाट 1, 4, 8, 16, 32 के होते थे। अधिक भार वाले बाट 160, 320 के होते थे। अधिक बाट 16 के अनुपात में मिले हैं। स्केल भी प्राप्त हुई हैं। शंख का स्केल मोहनजोदड़ो से, सीप का स्केल मोहनजोदड़ो से, हाथी दांत का स्केल लोथल से, मिट्टी का स्केल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के आभूषण, स्त्री व पुरुष दोनों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। आभूषण उत्कृष्ट शैली के सोना, चांदी, पत्थर, सेल खड़ी के बने थे। आभूषणों में कर्णफूल, टीका, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, ताबीज, करधनी आदि आभूषण प्राप्त हुए हैं। फरमाना जो हरियाणा में है से कब्र से गहने प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की चूड़ियाँ आभूषणों में सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि। सर्वप्रथम कनिंघम महोदय को लिपि के प्रमाण मिले हैं। लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास वेडेल महोदय के द्वारा 1926 में किया गया है। वेडेल महोदय ने हड़प्पा लिपि को सुमेरियन लिपि के नज़दीक बताया है। लेगडन, सीजे गेडे, सिडनी स्मिथ ने हड़प्पा लिपि को संस्कृत भाषा के समान बताया है। फादर हेरास आस्को पारपोला,
I.D. महादेवन आदि विद्वान सैंधव लिपि की समानता द्रविड़ लिपि से करते हैं। महादेवन ने कंप्यूटर से हड़प्पा लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। सबसे बड़ा लेख धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, जिसमें 26 शब्द हैं। लिपि की जानकारी करीब 3700 स्रोतों से होती है, जिनमें से 90% सेलखड़ी मोहरों से जानकारी मिलती है। सर्वाधिक स्रोत मोहनजोदड़ो से, उसके बाद हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। मोहरों पर गोमूत्रिका ब्रुस्टोफेदन शैली का उपयोग किया गया है। लिपि के रूप में करीब 450 चिन्ह खोजे जा चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक यू आकार के चिन्ह प्राप्त होते हैं, जिसे जार कहा गया है। द्वितीय सर्वाधिक मारक के और तृतीय सर्वाधिक मछली के चिन्ह प्राप्त होते हैं। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ। कुछ नगरों का पतन अकस्मात उजड़े, जैसे बनावली, कालीबंगा। कुछ नगरों का क्रमिक रूप से अवसान हुआ, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। पतन के भिन्न भिन्न कारण रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारण बताए। भीषण बाढ़ के कारण हड़प्पा का पतन हुआ। इस कथन का समर्थन मार्शल मेके एस.आर. राव ने किया है। मार्शल ने कहा है कि बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो, मेके ने कहा चनुदड़ो का, एस.आर. राव ने कहा लोथल का बाढ़ के कारण पतन हुआ। मार्शल ने मोहनजोदड़ो को 7 बार बाढ़ से पतन होने का उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कुछ नगरों का पतन बाढ़ से हुआ होगा, परंतु अधिकांश बाढ़ से प्रभावित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण के कारण हुआ। सर्वप्रथम R.P. चंद्रा ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका समर्थन गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा किया गया। मार्टिमर व्हीलर ने तर्क दिया है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला कहा गया है। व्हीलर ने ऋग्वेद में उल्लेखित हरुपिया का समीकरण हड़प्पा से किया है। इसमें नगरों के लिए पूर्व शब्द का उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें 37 भारतीय व 5 पाकिस्तानी संग्रहालय से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम जॉर्ज डेल्स ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का खंडन किया। K.U.R. कैनेडी ने हड़प्पा के पतन का कारण महामारी मलेरिया को माना है। भूतात्विक परिवर्तन या भूकंप। धरातल के आंतरिक भागों में आए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बाहरी भागों में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इससे सभ्यता नष्ट हुई। भूतात्विक सिद्धांत का प्रतिपादन M.R. साहनी के द्वारा किया गया। जॉर्ज डेल्स, रॉबर्ट राइक्स ने जल प्लावन को सभ्यता के पतन का कारण माना है। जल प्लावन के कारण तटीय क्षेत्रों में उठाव हवाओं द्वारा नदी के मुहाने को अवरुद्ध किया गया और नदी तल में अवसाद जम गए। राइक्स के अनुसार सेहवान मोहनजोदड़ो के पास भूकंप का केंद्र रहा होगा। इसके प्रमाण के रूप में बताया है कि मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से वलित चट्टानें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो में प्राकृतिक बांध बन गया। इससे सिंधु नदी का जल सागर तक नहीं पहुंच पाया। इस कारण मोहनजोदड़ो विशाल झील में बदल गया, जिसके कीचड़ के अवशेष मोहनजोदड़ो की सुरक्षा प्राचीर से प्राप्त होते हैं। भूतात्विक परिवर्तन के सिद्धांत का खंडन S.T. लेम्ब्रिक के द्वारा किया गया है। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन। इसके समर्थक S.T. लेम्ब्रिक,
माधो स्वरूप वत्स और जॉर्ज डेल्स हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, इसका समर्थन बीबी लाल, ओरेल स्टाइन, ए घोष, गुरदीप सिंह ने किया है। हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ, इसका समर्थन बीके थापर फेयर सर्विस के द्वारा किया गया। दीर्घकालीन सूखा हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण था, यह डीपी अग्रवाल ने बताया है। अदृश्य गाज गिरने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, यह दिमित्रियेव के द्वारा बताया गया है। प्रशासनिक शिथिलता हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था, यह मार्शल ने बताया है। चार्ल्स मेसन का मूल नाम जेम्स लेविस था। चार्ल्स मेसन ब्रिटिश भारत की सेना में थे। चार्ल्स मेसन ने भरतपुर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था। 1827 ईस्वी में चार्ल्स मेसन आगरा से सिंधु नदी की ओर अपने साथियों के साथ प्रस्थान करते हैं तथा अनेक प्राचीर स्मारकों की खोज की। 1829 ईस्वी में हड़प्पा में एक टीला देखा, तत्पश्चात यहाँ सभ्यता होने की कल्पना की। इस प्रकार चार्ल्स मेसन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला, प्रथम बार यूरोपीय लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया। चार्ल्स मेसन ने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर अवश्य ही सिकंदर पोरुस के मध्य युद्ध हुआ होगा। चार्ल्स मेसन की पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरिएंस ऑफ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कलात एंड पंजाब में यह उल्लेख मिलता है। अलेक्जेंडर बरंस इन्होंने प्रथम अफगान काबुल युद्ध में भाग लिया था। ट्रेवल्स इनटू बुखारा में मेसन द्वारा उल्लेखित सभ्यता पर कार्य किया। अलेक्जेंडर कनिंघम सेना में अभियांत्रिकी रेजिमेंट के कर्मचारी थे। बाद में मुद्रा शास्त्र व पुरातत्व में रुचि लेने लगे। इस क्रम में कनिंघम 3 बार हड़प्पा की यात्रा की थी, 1853 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1872 ईस्वी। इन यात्राओं के दौरान विभिन्न प्रकार की मोहरें प्राप्त की। इसके आधार पर 1875 में कनिंघम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI का गठन 1861 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। ASI का प्रथम महानिदेशक कनिंघम बने थे, जो 1885 ईस्वी तक रहे। तत्पश्चात वर्गेस 1886 से 1889 ईस्वी तक रहे। एडवर्ड बक ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए 1892 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। 1892 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। तत्पश्चात इसकी स्थापना पुणे वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 ईस्वी में की गई थी तथा प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया, जो 1902 से 1928 तक रहे। 1892 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बक संकट के तहत पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। जॉन बर्टन व विलियम बर्टन रेलवे लाइन बिछाने के कॉन्ट्रैक्टर थे। 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन लगाते समय पक्की ईंटें प्राप्त हुई थी। लॉगवर्थ डेम्स इन्होंने ए टेक्स्ट बुक ऑफ बलूची लैंग्वेज पुस्तक लिखी थी। 1891 ईस्वी में इनको कनिंघम जैसी मोहर प्राप्त हुई थी। जॉन मार्शल ने 1902 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के पद पर रहे। जॉन मार्शल के नेतृत्व एवं निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा स्थल रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है।
हड़प्पा स्थल साहिवाल जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में खुदाई की गई। तत्पश्चात काशीनाथ दीक्षित और मार्शल ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई थी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों खोजों के बाद मार्शल ने इंग्लैंड में 20 सितंबर 1924 को साप्ताहिक पत्रिका में इसका प्रकाशन करवाया और मार्शल के लेख में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की गई थी। आगे चलकर 1927 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। तत्पश्चात मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक में सभ्यता की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद मार्टिन व्हीलर ने माई आर्कियोलॉजिकल सर्वे टू इंडिया एंड पाकिस्तान में इस सभ्यता का विस्तृत अध्ययन किया। मेके ने अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में भी इस सभ्यता के बारे में वर्णन किया है। एस.एन. राव ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था वहां से 3000 पीछे ले जाकर छोड़ दिया है। हड़प्पा स्थल की बात करते हैं। हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा स्थल साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में स्थित है और हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। 2 नंबर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 3 सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर स्थल का उत्खनन 1927 ईस्वी में R.L. स्टाइन के द्वारा किया गया था। सूतकांगे डोर स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे स्थित है। चनूद्रो स्थल की बात करें। चनूद्रो स्थल का उत्खनन 1931 ईस्वी में N.G. मजूमदार के द्वारा किया गया। चनूद्रो स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 5 नंबर डाबरकोट। डाबरकोट का उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया। डाबरकोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में झोब घाटी में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं कोट दीजी। कोट दीजी क्षेत्र का उत्खनन 1935 ईस्वी में घुरिये के द्वारा किया गया। कोट दीजी स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मांडा स्थल। मांडा स्थल का उत्खनन 1976-77 ईस्वी में मधुबाला व J.P. जोशी के द्वारा किया गया। मांडा स्थल भारत के जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं सोत का कोह। सोत का कोह का उत्खनन 1962 ईस्वी में डेल्स के द्वारा किया गया। सोत का कोह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सादीकोट नदी के किनारे स्थित है। 8 नंबर देमाबाद। देमाबाद स्थल का उत्खनन 1974 ईस्वी में S.A. सल्ली के द्वारा किया गया। देमाबाद भारत के महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है जो परवरा नदी के किनारे स्थित है। 9 कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 10 नंबर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर स्थल का उत्खनन 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। आलमगीरपुर स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 11 नंबर रंगपुर। रंगपुर स्थल का उत्खनन
1933 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया। रंगपुर स्थल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में मादर नदी के किनारे स्थित है। 12 नंबर लोथल। लोथल का उत्खनन 1957 ईस्वी में SR राव के द्वारा किया गया। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देसलपुर। देसलपुर का उत्खनन 1963 ईस्वी में PP पांड्या व M.A. धाके के द्वारा किया गया। देसलपुर भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। धोलावीरा। धोलावीरा का उत्खनन 1990-91 ईस्वी में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। धोलावीरा स्थल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मानसर व मानहर नदियों के किनारे स्थित है। बनावली। बनावली स्थल का उत्खनन 1973 ईस्वी में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। बनावली स्थल भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखी गड्डी। राखी गड्डी का उत्खनन 1969 ईस्वी में सूरजभान व रफीक मुगल के द्वारा किया गया। राखी गड्डी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार क्षेत्र में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़। रोपड़ का उत्खनन 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखे जो किस नदी के किनारे स्थित हैं और किसने उनका उत्खनन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।